मैं आप सभी प्रतियोगी मित्रों का अपने YouTube चैनल यूपी पीसीएस मेकर पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, इसके पूर्व आपने निबंध विधा के बारे में संपूर्ण जानकारी आपने प्राप्त किया और मेरा प्रयास भी था कि निबंध होता क्या है, भूमिका कैसे लिखी जाती है, मुख्य भाग की संरचना कैसी होती है, उपसंहार में किन बातों का समावेशन करते हैं, उस पर एक विस्तृत चर्चा मैंने आपसे किया। और आज की कक्षा मुख्य रूप से फोकस है कोरोना वैश्विक महामारी तथा भारत। फिर से सुनिएगा, कोरोना वैश्विक महामारी तथा भारत। बहुत ज्वलंत मुद्दा, बहुत वर्तमान का मुद्दा और बहुत ही प्रभावी टॉपिक पर हम आपसे चर्चा करने चल रहे हैं। प्रिय मित्रों, हमने आपको बताया था कि निबंध लिखने के लिए आपको अपने चित्त को एकाग्र करना पड़ता है। आप सोचें कि 10 लोगों के ग्रुप में बैठ के आप निबंध लिख लें, जहां बातचीत हो रही हो, एग्जाम हॉल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, परिवार के सदस्य बैठे हों और वहां एक अच्छे निबंध की कल्पना आप करें, दिमाग में लिखने की कोशिश करें, नहीं लिख पाएंगे। तो मैंने पहले दिन की कक्षा में ही आपको बताया था कि आपको निबंध लिखने के लिए सोचना पड़ेगा, फ्रेम करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। थिंक मोर, राइट मोर, रीड मोर। अत्यधिक मात्रा में आपको पढ़ना पड़ेगा, अत्यधिक मात्रा में सोचना पड़ेगा और अत्यधिक मात्रा में लिखना पड़ता है। क्योंकि भाषिक प्रवाह ऐसे नहीं आता, आपको रफ वर्क भी करना पड़ता है प्रारंभ में। और वो वही लोग हैं जो परीक्षा में कम अंक प्राप्त करते हैं, जो निबंध रूम पर लिखकर कभी नहीं जाते, सीधे वहां लिखने का प्रयास करते हैं, जिससे उनके भाषिक प्रवाह पर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। और फ्रेमिंग आप तभी कर सकते हैं जब आपको उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हो। अदरवाइज भूमिका उपसंहार, बीच में 1-2 पॉइंट याद आया, 3-4 पॉइंट में फ्रेमिंग समाप्त। और मैंने आपको, जितने भी हमारे यहां नामांकित छात्र हैं, लगभग 57 लोग इस समय हैं, 57 लोग, मैंने आप सभी को इस निबंध की फ्रेमिंग प्रेषित कर दिया है। और वो संक्षिप्त फ्रेमिंग है, ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा है बगल में संक्षिप्त फ्रेमिंग। परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि विस्तृत चर्चा तो मुझे करना है आपसे ना। अब कोरोना को चलने दीजिए 2-3 दिन आप, तभी आपको आइडिया मिलेगा। और ये निबंध की कक्षा है, इसे स्पीड से मुझे नहीं ले चलना है। और एक दिन की गैपिंग बीच में क्लास की हो जाए, किसी दिन लिंक ना मिले, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मैं गुणवत्ता देने का प्रयास कर रहा हूं। और मैंने आपको क्लास के प्रारंभ में ही बताया था, मेरी कक्षा आपको सप्ताह में 3 से 5 दिन मिलेगी। मतलब एक दिन का अंतराल हो सकता है, और कभी कभी किसी समस्या 2 दिन का अंतराल हुआ तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा, लेकिन 3 दिन से कम आपको कक्षा किसी सप्ताह में नहीं मिलेगी, और मैक्सिमम कक्षा 5 दिन। और यदि मैं उपलब्ध हूं और यदि मुझे लगा कि आपके ऊपर ज्यादा लोड नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 2 चीज देखना है, हमें पढ़ाना है और आपको समझना है। ऐसा ना हो कि हम आप पर लोड देते चले जाएं और समझ भी ना पाए आप। इसलिए मैं आपको भी पर्याप्त समय दे रहा हूं, पर्याप्त मौका दे रहा हूं। फ्रेमिंग इसलिए आपको भेज दिया पहले कि कुछ आप भी सोच विचार सकें। मेरा मकसद ये कतई नहीं है कि आप मेरे द्वारा लिखे गए निबंध को हूबहू लिख करके आइए।
हाँ, ये जरूर कहूंगा कि जो मार्गदर्शन मैं दूं, जिस ढंग की व्यापक चर्चा मैं आपसे करूं, जो व्याख्यान मैं आपको दूं, उस व्याख्यान को, उस व्यापक चर्चा को आप सुने, उसके पॉइंट्स को नोट करें अपनी कॉपी में, फिर आप अपने अकॉर्डिंग, अपने भाषा प्रवाह में, अपनी मौलिकता के साथ उसे लिपिबद्ध करें, क्रमबद्ध करें, तब मजा आ जाएगा निबंध पढ़ने में। और हमने लिख दिया, मैं तो इसका फुल निबंध भी आपको प्रेषित करूंगा पीडीएफ फाइल में, पूरा निबंध भेजूंगा, मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्म है। लेकिन आपका कर्तव्य कर्म ये नहीं कि उसको रट लेना, आपका कर्तव्य कर्म है उसमें क्या और चीज जोड़ दें, कैसे और अच्छा कर दें तो और अच्छा बन जाए, हमसे भी अलग हो जाए आपका। मैंने एक प्रस्तावना का मॉड्यूल आपको भेजा है, हो सकता है आप में से किसी की प्रस्तावना मुझसे भी बहुत बेहतर हो, ये डिपेंड ऑन थिंकिंग, सोच पर निर्भर है। और मैंने आपको भूमिका लिखने के बारे में बताया है, और मैंने आपको बताया है कि वैयक्तिक लोग हैं, और ये वैयक्तिक टॉपिक भी है कि निबंध वैयक्तिक विषय है, हर व्यक्ति का अलग अलग व्यक्तिगत विचार है, व्यक्तिगत उसकी सोच है, व्यक्तिगत उसका लिखने का ढंग है। तो हम कैसे कह दें कि हमारी लिखी हुई प्रस्तावना को ही आप बहु कॉपी कर लो, नहीं कर सकता। हाँ, एक मॉडल मैंने जरूर दिया है आपको कि ऐसे ही लिखा जाता है, आपका इससे बेटर हो सकता है। मैं कहता हूं प्रयास करिए, और आज मैंने भेजा है आपको, और आज आप उसको पढ़िए, समझिए, और अगले दिन आप स्वयं से लिखने का प्रयास करिए। और जब आप जान लीजिए कि इससे अच्छा मैं नहीं लिख सकता, तो वही लिख करके फोटो खींच के मुझे भेज दीजिए, मैं भी एक बार चेक कर लूं आपका। हो सकता है कि अगर आप में कुछ कमी हो तो मैं उसको रिमूव कर दूं, और अच्छा है मेरे तरफ से शाबाशी मिलेगी, आपको आत्मबल मिलेगा, आपको आत्मविश्वास मिलेगा। और ये वही लोग हैं टीचर, ये वही शिक्षक हैं जो आपके आत्मबल को, आत्मविश्वास को गिराते हैं और कहते हैं जो मैं लिख कर दिया हूं ये रट के एग्जाम में लिख दो, ये काम आपको नहीं करना है। आइए सबसे पहले इसकी प्रस्तावना को चर्चा में आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि प्रस्तावना रटने की चीज नहीं है, और ना मुझे रटा हुआ है कि जो मैं भेजा हूं वो आपको मौखिक ही बोल दूं, ऐसा नहीं है। वो भी मेरे सोच विचार से पंक्तिबद्ध हुआ है, मैं थोड़ा सा उसको पढ़ रहा हूं, आप उसको देखिएगा कि क्या बातें मैं कहना चाह रहा था आपसे। मैंने आपको प्रस्तावना भेजा है, थोड़ा सा उसको आप देखिएगा, क्योंकि लिखते समय, सुनते समय आप जरूर उसको देखा करिए, जो मैं आपको प्रेषित करके रखूं उसको जरूर देखिए आप। लिखा है मैंने उसमें प्रस्तावना में, भूमिका में, चूंकि प्रस्तावना भूमिका की शुरुआत में मैंने बताया था कि आपकी जो भूमिका, जो प्रस्तावना हो, अगर वो पंक्ति से स्टार्ट हो तो अच्छी बात है, ना स्टार्ट हो तो कोई घबराने की बात नहीं है। किसी महापुरुष के कथन से स्टार्ट करिए, मुहावरा से स्टार्ट करिए, श्लोक से स्टार्ट करिए, शेर व शायरी से स्टार्ट करिए, ना ये सब मिले तो प्रश्न पूछ करके स्टार्ट करिए, लेकिन पूछिए जरूर। भूमिका ऐसी हो कि जो ये बता दे कि आपकी जिज्ञासा क्या है, आप जानना क्या चाहते हैं। हम यथार्थ से चलेंगे आदर्श की तरफ, और जिस टॉपिक की चर्चा, जिस विषय की चर्चा मुझे विस्तार से आगे करना है, उसका एक सारांशतः, एक संक्षिप्त परिचय हम भूमिका या प्रस्तावना में देते हैं, और हम उसकी प्रस्तावना तैयार करते हैं। जैसे कुछ मित्र हमारे बीएड किए होंगे, बीएड में प्रस्तावना निकालना बताया जाता है कि जिस टॉपिक को पढ़ाना होता है उस टॉपिक को सीधे नहीं बताया जाता, उस टॉपिक की प्रस्तावना निकाली जाती है। तो ठीक वैसे निबंध में प्रस्तावना निकाला जाता है। अब ध्यान दीजिए, इस पूरे प्रस्तावना को पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति आसानी से कह देगा कि ये कोरोना महामारी के बारे में बात कर रहा है। मैं इस नाम को छिपा देता हूं कि ये नाम नहीं है शुरुआत में, लेकिन ये पंक्ति में बोल रहा हूं, आप जरूर समझ जाएंगे कि कोरोना वैश्विक महामारी की मैं चर्चा कर रहा हूं। और ये ताकत आपकी भूमिका में हो कि वह आपकी भूमिका को स्पष्ट कर दे, आपके टॉपिक को स्पष्ट कर दे कि किसके विषय में आप बोल रहे हैं। बेबस भयाक्रांत संपूर्ण विश्व देख रहा पीड़ा दुनिया के मानव की, और ध्यान से सुनिएगा, बेबस भयाक्रांत संपूर्ण विश्व देख रहा पीड़ा दुनिया के मानव की, तड़प कर मारने वाले धरती पर आए रक्त बीज चीनी दानों की। अब यहां से भी बहुत कुछ स्पष्ट हो गया कि चीन से आया है। और रक्त बीज का दानों मैंने क्यों कहा? रक्त बीज
की चर्चा दुर्गा सप्तशती एक हिंदू धर्म से जुड़ी हुई, सनातन धर्म से जुड़ी हुई आध्यात्मिक पुस्तक है। उस आध्यात्मिक पुस्तक में मां भगवती नौ दुर्गा रक्त बीज रूपी राक्षस का संहार करती हैं और वह रक्त बीज जिसका वध करने पर जितने बूंद उसके रक्त गिरते हैं उतने नए तैयार हो जाते हैं राक्षस, उतने नए असुर तैयार हो जाते हैं। ठीक ऐसे कोरोना वायरस है, हमने आपको टच किया आप भी संक्रमित, आपने किसी अन्य को टच किया वो भी संक्रमित है ना, रक्त बीज की श्रृंखला। इसीलिए मैंने ये स्वरचित है, मेरे द्वारा लिखी गई पंक्ति है, ऐसे आप भी लिख सकते हैं, आप भी बना सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो किसी का कथन ले लीजिए, प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य ले लीजिए, मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य ले लीजिए, वहां से उठा लीजिए, WHO का वक्तव्य ले लीजिए, राष्ट्रपति महोदय का वक्तव्य ले लीजिए, किसी लोकोक्ति मुहावरे को आप ले लीजिए, किसी श्लोक से स्टार्ट कर दीजिए, किसी वेद की ऋचाओं से स्टार्ट करिए। या आपको लग रहा है कि मैं प्रश्न पूछ करके स्टार्ट करूंगा तो कोई जरूरत नहीं है, अपने अकॉर्डिंग स्टार्ट करें। कोई जरूरी नहीं कि पंक्ति श्लोक या कविता शेरो शायरी लिखी हो, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने केवल एक मॉडल आपको दिया है। फिर देखिएगा, अब एक नाटकीय शुरुआत होने जा रही है और प्रश्न पूछने के साथ साथ यथार्थपरक बातें मैं कर रहा हूं और यह यथार्थपरक बातें आगे आपको मुख्य भाग उपसंहार में देखने को सुनने को मिलेंगी। मतलब यथार्थपरक बातें मैं करने चल रहा हूं, जिनकी चर्चा मुझे आगे करना है उसकी चर्चा मैं प्रस्तावना में कर रहा हूं। प्रस्तावना पढ़ करके आपको लगेगा कि कोरोना वैश्विक महामारी की चर्चा है। ध्यान दीजिएगा, एम्बुलेंस के साथ दौड़ती स्वास्थ्य कर्मियों की टीम, सड़कों पर मोर्चा संभाले पुलिसकर्मी, गली मोहल्लों को सैनिटाइज करते सफाई कर्मी। आखिर किस अदृश्य शत्रु से लड़ रहे हैं? मैंने प्रश्न किया ना आपसे, आखिर किस अदृश्य शत्रु से लड़ रहे हैं? ये अदृश्य शत्रु क्या है जो दिखाई नहीं पड़ रहा है? ये वायरस है ना, ये वायरस ही ना, कोरोना वायरस, उसी से तो लड़ रहे हैं। फिर आगे, और मैंने आपको बताया था कि भूमिका बहुत अच्छी तब मानी जाती है जब वह संपूर्ण मानव जात को संदर्भित करता हो। फिर मैंने लिखा है कि संपूर्ण मानव जात भयाक्रांत। संपूर्ण मानव जात क्या है? भयाक्रांत है। सर्दी खांसी बुखार होने पर एक अजीब सा खौफ। आज किसी के घर में सर्दी हो जाए, खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, श्वास लेने में तकलीफ हो तो एक मन में जरूर खौफ आ जाएगा कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। आप स्वयं से सोचने लगेंगे, आपको हो जाए तो आप स्वयं से सोचने लगेंगे, जबकि ऐसी बात है नहीं, लेकिन एक खौफ है उसका। राष्ट्राध्यक्षों के माथे पर चिंता की लकीर, चाहे हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष हों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय हों, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय हों, चाहे चीन के राष्ट्रपति हों, ब्राजील के राष्ट्रपति हों, स्पेन के हों, फ्रांस के हों, जर्मनी के हों, ऑस्ट्रेलिया के हों, लंदन के हों, निश्चित रूप से ब्रिटेन में भी कंडीशन देखने को मिली कि हर देश के राष्ट्राध्यक्ष चिंतित हैं कैसे मैं अपने देश की जनता को बचाऊं, क्या उपाय करूं कि मेरे यहां मरने वालों की संख्या कम हो जाए, संक्रमित होने वालों की संख्या कम हो जाए, मैं संक्रमण को रोक लूं। इसके लिए वो चिंतित हैं, उसके लिए नई नई योजनाएं बना रहे हैं, नए नए ढंग से कार्य कर रहे हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, मास्क, सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंसिंग युक्त जिंदगी। आज की जिंदगी क्या है? मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग। जो कभी मिलते ही हाथ मिलाते थे, आज वो नमस्ते कर रहे हैं। आज वो सोशल डिस्टेंसिंग के कारण एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी बनाए हुए हैं। बाहर निकल रहे हैं तो मुंह पे या तो गमछी है तो मास्क है, कहीं किसी से टच हो जा रहा है, कहीं कोई ऐसा सामान ले रहे हैं जिसमें संक्रमण होने की आशंका है तो तुरंत सैनिटाइजर से हाथ को सैनिटाइज कर ले रहे हैं। आगे, एक तरफ अस्पतालों में लाशों का ढेर, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहां कोरोना की लाश न मिल रही हो।
कोरोना क्लास का मतलब कोरोना संक्रमित क्लास। तथा दूसरी तरफ तबाह होती इकोनॉमी। मित्रों, ये जो लॉकडाउन हुआ है और जो दुनिया के कई देशों में, हमारे देश में चल रहा है, ये बहुत बड़ी तबाही स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो दिया ही, इकोनॉमी के भी क्षेत्र में दिया है। संपूर्ण आवागमन ठप, कल कारखाने ठप, वायुयान की उड़ान ठप, रोड पर आवाजाही ठप, मॉल, रेस्टोरेंट, होटल ठप, पर्यटन विभाग ठप। कहां से इनकम मिलेगा? कहां से सरकार की व्यवस्थाएं संचालित होंगी? कहां से हम इकोनॉमी के क्षेत्र में आगे बढ़ने का सपना देख लेते हैं? अब कैसे देखेंगे? अब है ना चुनौती एक। फिर देखिएगा, निश्चित रूप से भयावहता की स्थिति है। ये सब बातें बता रही हैं कि स्थिति क्या है, भयावह। मीडिया में भयावह तस्वीर, बड़े तस्वीर आती है ना कहीं कहीं की, अखबार में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर कई भयानक तस्वीरें शेयर होती हैं। दिल कराह उठता है, करुण वेदना अंदर से जागृत होती है कि आखिर क्या होने वाला है। आंकड़े, दैनिक जागरण के पेपर में ऊपर जब आंकड़े पढ़ते हैं, टेलीविजन टीवी पे देख रहे हो, नीचे फ्लैश चलता रहता है कि आज अमेरिका में इतनी मृत्यु, आज ब्राजील में इतनी मृत्यु, आज चाइना की स्थिति ये, आज भारत की स्थिति ये, 24 घंटे में इतनी मौत। तो अंदर से झकझोर देती है ना ये। वह जागरूकता के साथ हमारे इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया पे जन जागरूकता भी फैलाया जा रहा है। तो इन जन जागरूकता के साथ साथ इस संकट से उबरने हेतु सरकार भी प्रयास कर रही है। क्या प्रयास कर रही है? अपने कार्यक्रम, अपने योजनाओं का विज्ञापन दे रही है, समाचार दे रही है, नए नए कार्यक्रम विज्ञापन के माध्यम से लॉन्च कर रही है, नए नए योजनाओं को लॉन्च कर रही है। उसका मुख्य मकसद क्या है? आपको स्वास्थ्य और सुरक्षा देते हुए। सुरक्षा किसकी? एक वृद्ध भी आज सुरक्षा चाह रहा है, घर का वृद्ध भी, घर की महिलाएं भी सुरक्षा चाह रही हैं। इनकम के सारे रास्ते बंद है भाई, लॉकडाउन है। लोग शहर से गांव की तरफ पलायित हो गए। घर पे कोई बिजनेस नहीं है उनके पास, खेती बाड़ी नहीं है। कहां से रास्ता बनेगा? कहां से इनकम मिलेगा? एक विचारणीय प्रश्न है। कोई ऐसा व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, कोई पूंजी नहीं है उनके पास। ऐसी दशा में युवाओं को भी सुरक्षा की गारंटी, उनके भविष्य को लेकर, वृद्धों को भी, महिलाओं को भी, बच्चों को भी, संपूर्ण किसान परिवार की किसान सम्मान निधि, इन सब के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत अभियान भी भारत सरकार द्वारा संचालित है, जिसका मुख्य मकसद क्या है कि हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह सुरक्षा ऐसी कि उनके भविष्य की सुरक्षा है, उनके जीवन की सुरक्षा है, और सुरक्षा के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज स्वास्थ्य है। हॉस्पिटल को मजबूत करने की व्यवस्था, इतनी उत्तम एम्बुलेंस, पीपीई किट, वेंटिलेटर, ये सारी की सारी चीजें सरकार की योजना में शामिल है। सरकार इस पे काम कर रही है। तो निश्चित रूप से एक व्यापक कार्य योजना है और इसी के माध्यम से भारत कोरोना वैश्विक महामारी पर विजय प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। मित्रों, ये इतनी बातें तो प्रस्तावना की थी जिसकी मैंने व्याख्या आपसे किया। चूंकि जब आप लिखेंगे तो प्रस्तावना एक बार में नहीं लिख सकता कोई, जल्दी लिख लेता है, लेकिन तब जब आपकी रेगुलर प्रैक्टिस रहे। मेरे कहने का मतलब प्रारंभिक दौर में आप ये सोचें कि एक्यूरेट प्रस्तावना लिख लें, आप थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है। आप पहले रफ पर लिखिए, एक बार लिखेंगे, हो सकता है 10, 12, 13 पंक्ति तक जाए। कुछ काट छांट करिए, अनावश्यक बातों को निकालिए, और यह प्रयास बहुत मत करिएगा कि आगे जितनी भी बात करनी है सब की सभी बातों का समावेशन ही प्रस्तावना में हो जाए। ऐसा भी इतना भी आवश्यक नहीं है। एक संक्षिप्त चर्चा उसकी हो जाए कि आगे आप क्या बात करने वाले हैं। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये प्रयास आप करें, 2 बार 3 बार जब लिखेंगे आप उसमें से काट छांट करेंगे तो एक फाइनल आप प्रस्तावना बना करके मुझे भेजेंगे, जो मेरी कॉपी ना हो। आप अपने सोच विचार से लिखिएगा, मेरा पढ़िएगा, 2 बार 3 बार
लेक्चर सुनिएगा, जो पीडीएफ भेजा है उसे पढ़िएगा, तब आप स्वयं से लिखने का प्रयास करिएगा। लेकिन लिख तभी पाएंगे जब आपको कोरोना के बारे में जानकारी होगी। अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये निबंध पूर्ण होगा तब आप लिखने का प्रयास करिएगा, लेकिन प्रयास करना है। अब थोड़ी सी चर्चा फ्रेमिंग पर कर देता हूं, क्योंकि विस्तार से क्लास कल होगी इसकी। आज फ्रेमिंग पर चर्चा करके कल मैं इसके विस्तार से पृष्ठभूमि पर इन सब बातों पर चर्चा करूंगा। बहुत विस्तार से चर्चा होगी, आपकी हर जिज्ञासा को मैं संतुष्ट करने का पूर्णतः प्रयास करूंगा। इस ढंग का एक पीडीएफ फाइल मैंने आपको प्रेषित किया है, देख रहे हैं ना, गया है ना आपके पास। यह संक्षिप्त फ्रेमिंग है, शॉर्ट फ्रेमिंग है, मतलब इसमें बहुत शॉर्ट में बातें मैंने लिखी हैं। अभी तो विस्तार जब होगा ना तो आप इससे लबालब भर जाएंगे, फिर आप बहुत बेहतरीन निबंध लिखने में सफल होंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले प्रस्तावना है, देख रहे होंगे आपके पीडीएफ में भी होगा। पहला पॉइंट प्रस्तावना का है। दूसरा पृष्ठभूमि का है। पृष्ठभूमि में आपको कोरोना वायरस के जन्म के बारे में बताना है, कोरोना वायरस की फैमिली के बारे में बताना है, परिवार के बारे में बताना है। तीसरा पॉइंट है क्या है कोविड-19। ये सब चर्चा मैं कल विस्तार से करूंगा, आपको तनिक भी तनाव नहीं लेना है, इसलिए मैं आराम से विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा करूंगा कि निबंध में आप परिपक्व और मौलिक हो जाएं बस। लक्षण की चर्चा है, संक्रमण कैसे होता है, टेस्टिंग कैसे होती है, चीन क्यों है वायरस के लिए अतिसंवेदनशील। चीन राष्ट्र में अक्सर देखने को मिलता है कि कोई न कोई वायरस फैला ही रहता है। आखिर क्या कंडीशन है, क्यों ऐसा होता है कि चीन वायरस के संक्रमण के लिए अति संवेदनशील है, और हमारे भारत देश में क्यों बढ़ सकता है संक्रमण, क्यों लोग हो सकते हैं संक्रमित, क्यों आ सकते हैं लोग चपेट में, क्या है अनुकूल दशाएं, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, लापरवाही, स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा का न होना, जनसंख्या घनत्व। ये सब बातें ऐसी हैं कि जो निश्चित रूप से उसके पैर पसारने के लिए जिम्मेदार हैं। और भी पॉइंट्स हैं जिनकी चर्चा मैं विस्तार से जब क्लास करूंगा, आपको पढ़ाऊंगा इन सब के बारे में, तो बताऊंगा आपको कैसे आया संपूर्ण विश्व चपेट में, इसके भी बारे में लिखना है आपको। वर्तमान परिदृश्य के बारे में बताना है, वर्तमान परिदृश्य प्रतिदिन बढ़ ही रहा है, तो आपको उसके बारे में बताना है। उसके लिए आप नक्शे का प्रयोग कर सकते हैं, भाई विश्व का नक्शा बना के कर सकते हैं, ना नक्शा बना के करें तो चार्ट बना के कर सकते हैं आप, पाई चार्ट, आयत चित्र, दंड चित्र, ग्राफ बना के कर सकते हैं, या किसी का रिपोर्ट है तो आप रिपोर्ट को टेबल में सार्डियन विधि से टेबुलेशन के माध्यम से आप दिखा सकते हैं, आंकड़े दिखा सकते हैं आप बॉक्स बना करके। अमेरिका में इतना, चाइना में इतना, भारत में इतना, ब्राजील में इतना, टॉप 10 के देशों की सीरीज दे सकते हैं, श्रृंखला आप दे सकते हैं, या आप पर निर्भर करता है कैसे करते हैं, मैं सब कुछ बताऊंगा। प्रभाव, इस कोरोना संक्रमण का दो प्रभाव पड़ा है। एक नकारात्मक प्रभाव है, मतलब इससे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई हैं वैश्विक परिदृश्य में और भारत के परिदृश्य में, मैंने कुछ रेखांकित किया है। ये तो एक सीमित बिंदुएं हैं, और भी बिंदुएं हैं, लगभग 15 से 20 पॉइंट हैं जिनकी चर्चा जब मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा तो क्लियर करूंगा। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, स्वास्थ्य, कृषि आदि, इसके अलावा भी बहुत से पॉइंट्स हैं जिनकी चर्चा विस्तार से मैं करूंगा। सकारात्मक प्रभाव, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ा इसका। कोरोना संक्रमण फैला तो कुछ अच्छी चीजें भी हमें देखने को मिली, चाहे इसके बचाव के लिए ही मैंने किया, लेकिन वो चीज हमको देखने को मिली। एग्जाम्पल के तौर पर विवाह में फिजूल खर्ची रुक गई, शादी विवाह में भाई जो 300 बाराती, 400 बाराती, इतना धूम धड़ाका, इतनी भीड़, कोई मतलब नहीं। 10 लोग जाओ, 15 लोग जाओ, शादी करके चले आओ, दोनों पक्षों की बचत हो गई, दोनों पक्षों की इकोनॉमी भी मजबूत हो गई। तो ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं जिनकी चर्चा मैं विस्तार से करूंगा। संक्रमण नियंत्रण हेतु वैश्विक प्रयास, WHO क्या प्रयास कर रहा है और अन्य देश क्या प्रयास कर रहे हैं, इनको हमको पॉइंट वाइज बताना है। भारत द्वारा किया गया प्रयास, भारत इस संदर्भ में, चूंकि निबंध के टॉपिक में भारत शामिल है, इसलिए भारत को विशेष फोकस करना है कि भारत इस संदर्भ में क्या क्या प्रयास कर रहा है। तो आप सारे बातों को लेख करेंगे,
जो जो गाइडलाइन बीच बीच में आती गई, कितने लॉकडाउन चले हैं, लॉकडाउन 1 2 3 4 जो भी चर्चा है इनकी चर्चा करिए, अनलॉक की भी चर्चा करिए, आपकी जो सरकारी योजनाएं चला रही हैं, जो कार्यक्रम चला रहे हैं, जो ऐप डिजाइन किया गया इसके लिए, इसकी सुरक्षा के लिए, जो एनजीओ कार्य कर रहे हैं, मीडिया जगत का क्या रोल रहा इसमें, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी और सफाई कर्मी क्या किए, मास्क, सैनिटाइजर, पीपी किट, आइसोलेशन वार्ड, आइसोलेट, क्वारंटाइन, इन सब की विस्तार से चर्चा करना है, लॉकडाउन की चर्चा करना है, क्या इसके फायदे मिले हैं, ये सब बातें इसमें बताना है। भारत द्वारा अर्थव्यवस्था को बचाने की मुहिम, चूंकि भाई हमको अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी इकोनॉमी को भी बचाने की जरूरत है। हालांकि मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत में जान बचाने को प्राथमिकता प्रदान किया। उन्होंने कहा कि जान है तो जहान है, तो निश्चित रूप से उन्होंने सबसे पहली वरीयता आपके जान को दिया, आपके प्राण को दिया उन्होंने। लेकिन वर्तमान में ये देखने को मिल रहा है कि अगर हम लगातार बंदी करके रखते हैं तो कितने दिन से चलेगा। तो हमें सावधानी बरतते हुए कुछ न कुछ सुरक्षा के उपाय करते हुए अपने बाजारों को खोलना भी पड़ेगा, जनजीवन को चलाना भी पड़ेगा। तो उस परिदृश्य में हमें अर्थव्यवस्था बचाने की क्या क्या मुहिम हमारी सरकार, भारत सरकार चला रही है, उस पर भी चर्चा करना है। भारत के लिए एक अवसर कोरोना है। क्यों? कि आज कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रभाव के कारण चाइना से दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनियां अपनी कंपनी को उखाड़ रही हैं, वहां से हट रही हैं। अब भारत का बाजार, भारत की पब्लिक, भारत की सरकार, भारत की सुरक्षा नीति, भारत की विदेश नीति, भारत की कंपनी की पॉलिसी उन्हें आकर्षित कर रही है, उन्हें बुलावा दे रही है। निश्चित रूप से भारत के लिए एक अच्छा अवसर है। बाकी और चर्चा क्लास में जब इसकी विस्तार से चर्चा करूंगा तब। अभी संक्षिप्त चर्चा मैं कर रहा हूं कि फ्रेमिंग कैसे किया जाता है। फिर सुधार के जो सुधारात्मक आपके सुझाव हैं उनको देना है। उपसंहार आपको देना है। उपसंहार ऐसा हो जो भविष्योन्मुखी हो, स्वप्नशील हो, आशावादी हो, सकारात्मक हो और समाधान के रूप में, निष्कर्ष के रूप में सामने आए। और उपसंहार के रूप में मैंने कुछ पंक्ति आपको प्रेषित किया है। उन 3 पंक्तियों को आप चाहें तो अपने उपसंहार में लिख सकते हैं। ये डिपेंड ऑन यू, आप चाहें तो परिवर्तन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो आपको अच्छा लगे उसको लिख दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि मैंने जो उपसंहार भेजा वो बहु वही लिखिए। मैंने एक प्रयास, एक मॉडल आपको दिया है। क्या लिखा मैंने इसमें? परिवर्तन सृष्टि का अटल नियम है। भाई आज कोरोना का संक्रमण है, कल नहीं था, हो सकता कल ना हो, तो इसलिए परिवर्तन सृष्टि का अटल नियम है। ये दिन भी टल जाएंगे, दुख सारे मिट जाएंगे, कल कोरोना मुक्त सुनहरे दिन अवश्य आएंगे। तो निश्चित रूप से आशावादी है, स्वप्नशील है, सकारात्मक है और ये भविष्योन्मुख है। तो इसी तरह से आप भी उपसंहार की पंक्ति डिजाइन कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि उपसंहार में पंक्ति लिखा ही जाए, ये भी है, इसलिए बहुत तनाव नहीं लेना है। हाँ, एक फ्रेमिंग का मैंने रास्ता इसलिए बताया कि फ्रेमिंग करना सीखिए। बिना फ्रेमिंग के आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। निबंध में तो बिल्कुल अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। फ्रेमिंग करना एक कला है, इसलिए मैंने फ्रेमिंग आपको पहले प्रेषित कर दिया कि फ्रेमिंग करना सीखिए। आप स्वयं से फ्रेमिंग करिए, कुछ पॉइंट आप अपने हिसाब से जोड़िए, घटाइए, लेकिन क्रमबद्धता का ध्यान रखिएगा। क्रमबद्धता रहे कि अगर आपका निबंध कोई पढ़े तो शुरुआत से लेकर के लास्ट तक पढ़ने को मजबूर हो जाए। तो आज की कक्षा में मैंने आपको इसलिए प्रस्तावना की चर्चा किया। प्रस्तावना है क्या, कैसे लिखा मैंने, कैसे बताया और फ्रेमिंग कैसे मैंने किया। अब कल की चर्चा में मैं आपको कोरोना वायरस के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि क्यों इसका नाम कोविड-19 पड़ा। कोविड में CO क्या है, VI क्या है, D क्या है, 19 क्या है और इससे संबंधित कौन कौन से जानवर हैं, कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं, कैसे ये देश में या अन्य देशों में पैर पसार रहा है, क्या इसके लक्षण हैं, कैसे इसकी टेस्टिंग की जाती है, कहाँ इसके टेस्टिंग की ऑफिस है, इन सब के बारे में मैं कल आपसे चर्चा करूंगा विस्तार से। और मेरा एक निवेदन है, यदि संभव हो तो आप भी प्रयास ये करिएगा कि जो भी पुस्तक आपके पास हो, जो भी मैटर हो या इंटरनेट हो,
खोज करके थोड़ा सा कोरोना संक्रमण के बारे में जरूर पढ़िएगा। आज की कक्षा के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।